मैं पिंटू कनौजिया, प्रवक्ता जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान रामपुर कारखाना देवरिया उत्तर प्रदेश। आज हम लोग 2018 बैच के 4th सेमेस्टर के सिलेबस को और आगे बढ़ाएंगे। पिछले वीडियो में हम लोग भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से जुड़े तमाम बिंदुओं पर चर्चा किए थे। आज हम लोग भारत में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में विभिन्न प्रकार के विचारधाराओं और उन विचारधाराओं के आधार पे तमाम तरह के आंदोलन चले भारत में, जिसका परिणाम अंततः भारतीय स्वतंत्रता के रूप में परिलक्षित हुआ। आइए मोटे तौर पे हम लोग कुछ विभाजन कर लेते हैं ताकि हमें पढ़ने में सुविधा हो। तो सबसे पहले हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विषय में विचार करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास को 3 भागों में बांट के पढ़ाया जाता है। पहला जो भाग है वो उदारवादी युग है, 1885 से 1905 ईस्वी तक। उसके बाद उग्रवादी युग है, 1905 से 1920 तक। और उसके बाद गांधीवादी युग है, गांधीवादी युग 1920 से 1947 तक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आंदोलनों के पैरेलल के समानांतर कुछ और भी आंदोलन, कुछ और भी विचारधाराएं कार्य कर रही थी। सबका लक्ष्य भारत को स्वतंत्र कराना ही था। तो उन विचारधाराओं में क्रांतिकारी आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इन आंदोलनों के पैरेलल ही चल रहा है। और वामपंथी विचारधारा में साम्यवादी आंदोलन हम लोग देखेंगे और समाजवादी आंदोलन कांग्रेस की नीतियों में ही परिवर्तन की बात कर रहा है, क्योंकि कांग्रेस की जो नीतियां थी वो भारत को स्वतंत्र कराना ही उनका उद्देश्य था, विशेषकर राजनीतिक उद्देश्य था। उस राजनीतिक उद्देश्य में समाजवादी और आर्थिक उद्देश्य को इन्वॉल्व करने का कार्य समाजवादी आंदोलन कर रहा है। और इस पॉइंट में अन्य में तमाम और भी संगठन हैं, जैसे फॉरवर्ड ब्लॉक है सुभाष चंद्र बोस का, उनके विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए हम आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो इतिहास है उसमें उदारवादी युग के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। उदारवादी युग ये लगभग 20 वर्ष का समय है और इन 20 वर्षों में कांग्रेस के विचारधारा पे, उसके आंदोलन पे, उनकी नीतियों पे, कार्य पद्धति पे कुछ ऐसे लोगों का प्रभाव है जो उदारवादी कहे जाते हैं, जिनमें महत्वपूर्ण हैं दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दिनसा वाचा, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी नेता इस उदारवादी आंदोलन से जुड़े हुए हैं। उदारवादी आंदोलन को हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से देख लें और इन बिंदुओं को आप लोग नोट भी कर लीजिएगा और काफी आसान हो जाएगा आपको समझने में। तो पहले जो बिंदु है विचारधारा, यानी कि ये जो उदारवादी आंदोलन है, इस आंदोलन में विचारधारा कौन सी कार्य कर रही है। तो विचारधारा के विषय में बात करें, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो प्रारंभिक राष्ट्रवादी उदारवादी नेता हैं, इनका विश्वास है ब्रिटिश गवर्नमेंट की न्यायप्रियता में। इनको विश्वास है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, ब्रिटिश शासन जो है वो न्यायप्रिय है, इसलिए हमें अपनी मांगों को संवैधानिक तरीके से उनके सामने रखना चाहिए। संवैधानिक तरीके से अर्थात शांतिपूर्ण तरीके से, अहिंसक तरीके से हमें उनके सामने अपनी मांग रखनी चाहिए। ये मांग क्यों रखनी चाहिए? क्योंकि इन्हें विश्वास है कि ब्रिटिश शासन और ब्रिटिश जनमत
अगर उन्हें विश्वास हो जाए कि भारतीयों की समस्याएं हैं या भारत में गवर्नर जनरल के माध्यम से अर्थात वायसराय के माध्यम से, उनके कार्यकारिणी के माध्यम से या जो नौकरशाही है उनके माध्यम से जो भारत में शासन किया जा रहा है, उसमें कुछ विसंगतियां हैं, इनसे भारतीयों को कुछ समस्याएं हो रही हैं। अगर इसकी जानकारी ब्रिटिश शासन तथा ब्रिटिश जनमत को हो गया तो वो उन समस्याओं को दूर कर देंगे। इन उदारवादियों का विश्वास है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट विश्व की आधुनिक सरकार है, प्रजातांत्रिक सरकार है, पार्लियामेंट्री सिस्टम से वहां का शासन चलता है। वो भारत में वरदान है, यानी ब्रिटिश शासन भारत में वरदान है, क्योंकि इन्हें विश्वास है कि जिस प्रकार की संवैधानिक व्यवस्था इंग्लैंड में है वैसी ही संवैधानिक व्यवस्था धीरे धीरे क्रमिक रूप से ब्रिटिश सरकार भारत में भी लाएगी और भारत में भी संवैधानिक सुधार होगा, भारतीयों की समस्याएं दूर हो जाएंगी। मतलब इनका मानना है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को हमें सपोर्ट करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारी समस्याओं को दूर कर देगी। यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से किसी भी प्रकार का विरोध की बात नहीं कर रहे हैं। इसके लिए अब कौन सी कार्य पद्धति अपना रहे हैं? तो इनकी कार्य पद्धति ये है कि ये पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से साल में, वर्ष में एक बार कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता था, उस अधिवेशन के माध्यम से, प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों की समस्याओं को उन पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का प्रयास हो रहा है और साथ ही उस अधिवेशन में तमाम प्रस्ताव पारित कराए जा रहे हैं और उन प्रस्तावों को शांतिपूर्ण तरीके से शिष्टमंडल के माध्यम से या भाषण सम्मेलन के माध्यम से शांतिपूर्ण तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से सरकार के सामने ले जा रहे हैं। उनको विश्वास है कि सरकार को अगर हमारी समस्याओं के विषय में जानकारी होगी तो धीरे धीरे उसमें सुधार होगा। इनके प्रस्ताव को क्या है, उनके मांग क्या है? तो इनके जो प्रस्ताव और मांग हैं उनको हम 3 श्रेणियों में बांट के देखते हैं। पहला जो है संवैधानिक सुधार। संवैधानिक सुधार में ये केंद्रीय और प्रांतीय काउंसिलों में भारतीयों की भूमिका को, यानी भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना चाह रहे हैं। साथ ही जिन प्रांतों में काउंसिल नहीं है, विशेषकर पंजाब और पश्चिमोत्तर भारत में काउंसिलों के विस्तार की बात कर रहे हैं, काउंसिल बनाने की बात कर रहे हैं और भारत में स्वायत्तता की बात कर रहे हैं। वो स्वायत्तता जो है, जिस प्रकार की स्वायत्तता उस समय ब्रिटिश औपनिवेश कनाडा तथा ऑस्ट्रेलिया में था, वैसे ही स्वशासन की बातें भारत में भी कर रहे हैं। प्रशासनिक सुधार में ये बात कर रहे हैं कि प्रशासन का भारतीयकरण किया जाए, यानी कि भारतीय सिविल सेवा का भारतीयकरण किया जाए, इसमें अधिक से अधिक भारतीयों को सम्मिलित किया जाए। और ये भारतीय तभी सम्मिलित हो पाएंगे जब सिविल सेवा की परीक्षा भारत और इंग्लैंड दोनों जगहों पे साथ साथ कराया जाए। परीक्षा में सम्मिलित होने का न्यूनतम एज को ऊपर किया जाए तथा अधिकतम एज को और बढ़ाया जाए। इस तरह का प्रस्ताव ये रखते हैं। साथ ही एक कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथकीकरण की भी बात करते हैं। साथ ही आर्म्स एक्ट, यानी कि इन्हें विश्वास है कि हमें अपनी सुरक्षा तथा देश की सुरक्षा के लिए हथियार रखने की परमिशन मिलनी चाहिए। इस पर क्योंकि निषेध था उस समय। इस प्रकार का ये प्रस्ताव ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रख रहे हैं।
आर्थिक प्रस्ताव में ये सैन्य खर्च में कटौती की बात कर रहे हैं, भारतीय उद्योगों को संरक्षण देने की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं किसानों के लिए। किसान चूंकि साहूकारों के चंगुल में फंस जाते हैं, सूदखोरों के चंगुल में फंस जा रहे हैं, तो उन्हें उनके चंगुल से बचाने के लिए कृषि बैंकों की स्थापना की बात कर रहे हैं। साथ ही ये भू राजस्व के दर को कम करने की बात कर रहे हैं, अस्थाई बंदोबस्त के विस्तार की बात कर रहे हैं, नमक कर को कम करने या समाप्त कर देने की बात कर रहे हैं। अर्थात इस तरह की मांगे इनकी हैं। आइए अब देखते हैं कि ये क्या प्राप्त कर पा रहे हैं। इनकी उपलब्धियों के विषय में बात करें, एक पॉइंट और, प्रस्ताव में इनका जो आर्थिक प्रस्ताव है, उन प्रस्तावों में एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि धन के बहिर्गमन का सिद्धांत जो दादा भाई नौरोजी ने दिया था, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने बार बार प्रस्ताव, कांग्रेस के मंच से बार बार प्रस्ताव पारित करा रहे हैं कि भारत से जो धन का निकास इंग्लैंड को हो रहा है उस पर प्रतिबंध लगाया जाए, क्योंकि भारतीयों की दरिद्रता गरीबी का सबसे बड़ा कारण है। आइए हम उपलब्धियों की बात करें, तो उपलब्धियों में हम ये देखते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद के विकास में इन राष्ट्रवादियों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि ये कांग्रेस के मंच से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जन जन में राष्ट्रवादी भावना के विकास की बात कर रहे हैं। धन के बहिर्गमन के सिद्धांत का बहुत जोर शोर से प्रचार और प्रसार हो रहा है। लोगों को ये महसूस होने लगा था कि एक राष्ट्रीय संस्था है जो भारतीयों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास कर रहा है, यानी कि लोग अब जागरूक हो रहे हैं राजनीति के प्रति। इस तरह की उपलब्धियां हैं। साथ ही जो है इनके ही दबाव की वजह से 1892 का भारत परिषद अधिनियम पारित हुआ, जिसमें हम देखेंगे कि केंद्रीय और प्रांतीय असेंबलियों, काउंसिलों में भारतीयों की भागीदारी बढ़ रही है। चुनाव की प्रक्रिया पहली बार आ रही है, भले वो चुनाव की प्रक्रिया अप्रत्यक्ष रूप से ही थी, लेकिन 1892 के अधिनियम में वो प्रस्ताव था। साथ ही जो है भारतीयों के धन, यानी भारत में जो धन व्यय हो रहा था उसकी जांच के लिए एक बेलवरी कमीशन की स्थापना की जाती है, ताकि भारत में व्यय की जांच कर सके। तो इस प्रकार के उपलब्धियां उदारवादी प्राप्त कर पाते हैं। चूंकि उदारवादियों की कुछ कमियां थी, जिसके वजह से जो भी इनके प्रस्ताव हैं या जो भी इनकी मांग थे वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। उन कमियों के विषय में हम बात करने, जिसको हम सीमाएं टॉपिक के माध्यम से देखेंगे। सबसे बड़ी बात है कि ये जो उदारवादी हैं, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के राजभक्त हैं। उन पर इनको बहुत विश्वास है, उनके न्यायप्रियता पर विश्वास है, इसलिए ये हमेशा जो है शांतिपूर्ण और संवैधानिक तकनीकी को ही अपना पाए। उसी माध्यम से ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने अपने बातों को रख रहे थे, और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है इनकी बातों पर बहुत ध्यान नहीं दे रही थी, और इसलिए जो है इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं पड़ पाता है। दूसरी चीज़ की, उदारवादी आंदोलन के जो नेता हैं वे मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग हैं। उनके लिए राजनीति अल्पकालीन है, क्योंकि वे अपने अपने पेशे में सफल व्यक्ति हैं। दूसरी चीज की, वे
जन आंदोलन छेड़ने के पक्ष में नहीं है, वे जनता को अपने साथ लेने के पक्ष में नहीं है। उनका विश्वास है कि भारत की अधिकांश जनसंख्या जो है वो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ी हुई है। उनके सहयोग से हम जन आंदोलन नहीं छेड़ सकते। इसलिए अब यह आंदोलन जो है जन समर्थन नहीं जुटा पाया। ये जो 20 वर्ष का समय है, इसमें जन समर्थन आंदोलनकारी नहीं जुटा पाए, क्योंकि इन्हें जो है आम जनता पर विश्वास ही नहीं था। दूसरी चीज की, ये भारतीय किसानों और मजदूरों, चूंकि उदारवादी नेताओं का जो समूह है, उस समूह में तमाम व्यवसायी और जमींदार वर्ग के भी नेता सम्मिलित थे। इसलिए वे किसानों और मजदूरों की समस्याओं को बहुत तार्किक और प्रभावशाली तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने नहीं रख पाए, क्योंकि उन्हें अपनी सुविधाओं को छीन जाने का डर था। ये तमाम कमजोरियां थी इस आंदोलन की, जिसके वजह से जो है ये अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए। आइए मूल्यांकन करते हैं हम उदारवादी नेताओं का। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उदारवादी आंदोलन अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रहा। ये कुछ भी ऐसा नहीं प्राप्त कर पाए जिसके वजह से ये कह सके कि हमने जनता के लिए, देश के लिए कुछ विशेष किया है। लेकिन हम इस विचारधारा को, इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी राष्ट्रवादियों का भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इस आधार पर हम देख सकते हैं कि यह वह समय है जिस समय भारत में भारतीय राष्ट्रवाद अपने प्रारंभिक चरण में था, शैशवावस्था में था। उस समय जरूरी था कि भारत में जो राष्ट्रवाद का विकास हो रहा था, उसको बहुत सुरक्षित तरीके से उसको और आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि ये प्रारंभिक दौर था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। और अगर उसी समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता आक्रामक रूप अपनाए होते तो संभव था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इस आंदोलन को वहीं रोक देती, इस संस्था पर प्रतिबंध लगा देती और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता। दूसरी चीज कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय विचारधारा को बढ़ाने का प्रयास हो रहा था। जन जन में, लोगों में विश्वास का प्रयास किया जा रहा था कि लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर विश्वास कर सकें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ सकें, ताकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक व्यापक आंदोलन छेड़ सके। औपनिवेशिक अर्थतंत्र की मीमांसा जो धन बहिर्गमन के सिद्धांत में उभर कर आया था, यह विचार औपनिवेशिक सरकार की वास्तविक पहचान को, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के वास्तविक उद्देश्य को, उसके पहचान को बताने का प्रयास किया जा रहा था, ताकि लोग जो है उस ब्रिटिश गवर्नमेंट के वास्तविक चरित्र को समझ सकें और भारत में राष्ट्रवादी भावना का विकास हो सके। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यह समय भारतीय राष्ट्रवाद की नींव के रूप में देखा जाता है। पताबी सीतारामैया एक इतिहासकार हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि प्रारंभिक राष्ट्रवादियों ने अर्थात उदारवादियों ने जिस भारतीय स्वतंत्रता की नींव डाली, उसी नींव पर एक एक करके एक एक मंजिल
आगे बढ़ के पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई थी। अर्थात भारत में भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में उदारवादियों की महत्वपूर्ण भूमिका है और इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, आइए अब हम लोग उदारवादी युग के बाद उग्रवादी युग के विषय में देखते हैं। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में या 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक कुछ ऐसी परिस्थितियां बदलती हैं कि कांग्रेस की कार्यप्रणाली को लेके कांग्रेस के अंदर से ही आवाज उठना शुरू हो जाता है। कांग्रेस के कुछ नेता कांग्रेस के इस विचारधारा को जो उदारवादियों ने अपनाया था, जिसमें निवेदन, प्रतिवेदन, सम्मेलन, शिष्टमंडल, प्रार्थना पत्र, इन सब नीतियों पर उनका विश्वास नहीं था। उनका मानना था कि हम इन सब नीतियों को अपना के कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सरकार हमारे इन प्रस्तावों के प्रति उदासीन है। जनता के लिए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। देश की गरीबी के लिए, उस गरीबी को दूर करने के लिए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जरूरी है कांग्रेस की नीतियों में परिवर्तन। ये परिवर्तनवादी नेता, जिन्हें हम उग्रवादी नेता कहते हैं, गर्मपंथी नेता कहते हैं, जिसके मुख्य उन्नयक बहुत सिंपल भाषा हम लोग लाल, पाल और बाल यानी बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्रपाल, अरविंद घोष उग्रवादी नेता माने जाते हैं। इनका मानना था कि कांग्रेस की जो नीति है, यानी उदारवादियों की जो नीति है, जिसे राजनीतिक भिक्षावृत्ति की भी नीति कहा जाता है, उस पर इनका बिल्कुल विश्वास नहीं था। तो आइए हम उन परिस्थितियों को देखते हैं कि वो कौन सी परिस्थितियां थी जिसके वजह से कांग्रेस के नीतियों में एक बड़ा परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहा है। पहला कारण तो यह है कि कांग्रेस के ये उग्रवादी नेता कांग्रेस में क्रांतिकारी परिवर्तन के पक्ष में थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का वास्तविक चरित्र भारत का शोषण है। भारत की गरीबी के कारण उनकी आर्थिक नीतियां हैं और उनमें तभी सुधार हो सकता है जब हम उन पर दबाव बनाएंगे। दूसरी चीज कि भारत में उस समय बार बार अकाल पड़ रहा है। 1896-97 का बहुत बड़ा अकाल और फ्लेग, फिर 1899 और 1900 में, यानी कि इन अकालों की वजह से, फिर फ्लेग, इस महामारी की वजह से लाखों लोगों की मृत्यु हो जाती है, लेकिन सरकार जो है उदासीन होती है, कोई भी ठोस कदम नहीं उठाती है इस विपत्ति से निकलने के लिए। दूसरी चीज कि उसी क्रम में 1896-97 में जो अकाल पड़ा था, बाल गंगाधर तिलक ने अपने पत्र केसरी में उसके विरोध में लेख लिखा। उसके वजह से उन्हें 18 महीने की सजा हुई थी, जिसके वजह से भी जनता में आक्रोश की भावना उत्पन्न हो जाती है। साथ ही लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में, क्योंकि हम जानते हैं कि लॉर्ड कर्जन एक प्रतिक्रियावादी तानाशाह वायसराय था, उसने भारत में कुछ इस तरह के कार्य किए जिसके वजह से भारत में बहुत तीव्र गति से राष्ट्रवादी भावना का विकास हुआ। कर्जन ने 1899 ईस्वी में कलकत्ता नगर निगम में भारतीयों के प्रतिनिधित्व को कम कर दिया था। साथ ही 1904 ईस्वी में इंडियन ऑफिसर्स सीक्रेट एक्ट के माध्यम से प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था। 1904 में ही विश्वविद्यालय अधिनियम एक्ट के माध्यम से उसने विश्वविद्यालयों में भी
भारतीयों के प्रतिनिधित्व को कम कर दिया था। फरवरी 1905 में कलकत्ता के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कर्जन भारतीयों के चरित्र पर ही उठा दिया। उसने बोला कि सत्य और आदर्श पश्चिमी विचारधारा है। 1905 में ही कर्जन बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी। और हम जानते हैं कि बंगाल विभाजन के बाद एक बहुत बड़ा आंदोलन भारत में खड़ा हुआ था, जिसे हम स्वदेशी आंदोलन कहते हैं। यानी कि कर्जन की नीतियों से उग्रवादी नेता बड़े प्रभावित हुए और उन्हें लगा कि कांग्रेस की जो उदारवादी नीति है यह प्रासंगिक नहीं है। साथ ही विश्व स्तर पे उस समय कुछ ऐसी घटनाएं हो रही थी, जैसे हम जानते हैं कि 1868 के बाद जापान का बहुत तेजी से औद्योगिकरण होने लगा था। यानी कि एक एशियाई देश बिना किसी पाश्चात्य देश के सहयोग से अपना आर्थिक विकास कर सकता था। 1899 ईस्वी में इथियोपिया ने एक बहुत बड़ी शक्ति इटली को पराजित कर दिया था। 1905 में जापान जैसा एक छोटा सा देश एक बड़े देश रूस को पराजित कर दिया था और उस मिथक को तोड़ दिया जिसमें कहा जाता था कि पाश्चात्य देश अपराजेय हैं, यानी उनको पराजित नहीं किया जा सकता। उसी समय दक्षिण अफ्रीका में ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ बोअर का युद्ध हुआ। टर्की, चीन, आयरलैंड में विद्रोह खड़ा हो गया था। तो इन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से भी उग्रवादी प्रेरणा ले रहे थे। भारतीयों के बीच अपने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, सम्मेलनों के माध्यम से, भाषण के माध्यम से प्रचार प्रसार कर रहे थे। उनके अंदर राष्ट्रवादी भावना विकास कर रहे थे। भारत के कुछ समाज सुधारक दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, तिलक के भी लेखों में, अरविंद घोष के लेखों में, बिपिन चंद्रपाल के लेखों में भारतीयों की आत्मसम्मान और स्वाभिमान की बात की जा रही थी और ये बताया जा रहा था कि गुलामी बहुत बुरी चीज होती है। स्वराज और स्वाधीनता की बात होने लगी थी। तो इस प्रकार जो है एक ऐसी पृष्ठभूमि बन रही थी। इस पृष्ठभूमि की वजह से अब भारतीयों की आस्था उदारवादी नीति में नहीं रह गई थी। आइए हम बात करते हैं उग्रवादी आंदोलन की विचारधारा। उग्रवादी युग के जो नेता हैं उनकी विचारधारा क्या थी? इनकी विचारधारा थी कि हम किसी भी स्तर पे ब्रिटिश गवर्नमेंट से समझौता नहीं करेंगे। हमें उनकी नीतियों में विश्वास नहीं है और हमें विश्वास नहीं है कि उनके वजह से भारत को कोई लाभ हो सकता है, क्योंकि भारत की गरीबी और दरिद्रता का कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट ही है। हमें जो भी करना है खुद करना होगा और ये तभी हो पाएगा जब हम कष्ट सहेंगे, हम खुद करेंगे। और हम जानते हैं कि इसके लिए उन्होंने बहुत त्याग किया। तमाम बार वो जेल गए, कष्ट सहे और इनका जेल जाना, कष्ट सहना प्रेरणा का कारण बना। लोगों को लगने लगा कि बिना कुछ किए हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। जहां वो उदारवादी संवैधानिक तरीके की बात करते थे, वहीं पे उग्रवादी अब बात कर रहे हैं कि हमें विरोध की नीति अपनानी चाहिए। हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट के उन कानूनों का भी विरोध करना चाहिए जो हमारे हित में नहीं है।
स्वदेशी और बहिष्कार की नीति की बात कर रहे हैं। वे ब्रिटिश गवर्नमेंट को आर्थिक रूप से कमजोर बनाने की नीति अपना रहे हैं। इस तरह की नीतियां ये अपना रहे हैं। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। बंगाल के विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हो रहा है। स्वदेशी आंदोलन ही एक ऐसा मोड़ है जो उदारवादी आंदोलन और उग्रवादी आंदोलन को अलग अलग करता है, क्योंकि कर्जन की नीतियां भारत में बंगाल विभाजन के माध्यम से राष्ट्रवाद के विकास को रोकना था। अब उग्रवादी उस कर्जन की उन नीतियों के विरोध में, बंगाल विभाजन के विरोध में भारत में बहिष्कार स्वदेशी का आंदोलन चलाना चाह रहे हैं, जिसका उदारवादी विरोध करते हैं। और हम जानते हैं कि लाला लाजपत राय पंजाब में, पूना और महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक, बंगाल में अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल, अश्विनी और चेन्नई में चिदम्बरम पिल्ले जैसे नेताओं के माध्यम से स्वदेशी आंदोलन चलाया जा रहा है। स्वदेशी आंदोलन की जो कार्य पद्धतियां हैं वो उग्रवादी हैं और वह एक कांग्रेस की विचारधारा में परिवर्तन का समय है। स्वदेशी आंदोलन को हम लोग अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन एक स्वतंत्र टॉपिक होगा हमारा, और वहाँ जब पढ़ेंगे तो हम और अच्छे से उग्रवादियों के नीतियों और उनके कार्यक्रमों के विषय में जान पाएंगे। तो यहाँ बस मोटे तौर पे उस अनुमान, उस गैप को, उस अंतर को समझने का प्रयास कर रहे थे कि उदारवादी और उग्रवादी आंदोलन में क्या अंतर है। जहाँ एक तरफ उग्रवादी ब्रिटिश गवर्नमेंट के समर्थक हैं, वहीं ये विरोधी हैं, ये बिल्कुल बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। जहाँ वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन स्वायत्तता की बात करते हैं, वहीं पे उग्रवादी स्वाधीनता और स्वदेशी की बात करते हैं। उग्रवादी आंदोलन की उपलब्धियां, उग्रवादी अपने आंदोलन में जन सामान्य को सम्मिलित करना चाह रहे हैं, जन सामान्य के बीच में कार्य कर रहे हैं। और हम देखेंगे कि उग्रवादियों के आंदोलन में युवा, यहाँ तक कि महिलाएं भी बहुत बड़ी संख्या में प्रतिभाग कर रही हैं। यानी कि जन सामान्य, जन साधारण वर्ग भी इनके आंदोलन से जुड़ रहा है। यानी कि उग्रवादी आंदोलन का जो आधार है वो व्यापक हो जाता है, इनका सामाजिक आधार बढ़ जाता है। इस प्रकार अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने लगा था जहां से राष्ट्रीय आंदोलन छेड़ा जा सके, जन आंदोलन किया जा सके। इसको हम बहुत अच्छे तरीके से स्वदेशी आंदोलन में देखेंगे। उग्रवादी आंदोलन की भी अपनी सीमाएं थी। सीमाएं थी कि उग्रवादी आंदोलन थोड़ा सांप्रदायिक रूप भी ले लेता है, और उग्रवादी आंदोलन की एक सीमा यह भी है कि उदारवादियों और उग्रवादियों में जो फूट पड़ा या इनके बीच में जो वैचारिक मतभेद हुआ, इसका लाभ ब्रिटिश गवर्नमेंट उठाई और कांग्रेस के आंदोलनों को, कांग्रेस के नेताओं को प्रताड़ित करना शुरू कर दी और कांग्रेस के आंदोलन को दबाना प्रारंभ कर दिया। अगला टॉपिक जो होगा हमारा वो स्वदेशी आंदोलन होगा। स्वदेशी आंदोलन जब हम पढ़ेंगे तो उग्रवादी आंदोलन को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और हम उग्रवादियों की उपलब्धियों को भी वहाँ पे अच्छी तरह से समझ पाएंगे और सीमा और उनकी असफलता के कारण उन सब पॉइंटों पर वहाँ पर व्यापक चर्चा होगी। धन्यवाद।